वेलकम। आज हम बात करेंगे नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं नेट इनकम अप्रोच की। दिस अप्रोच इज गिवन बाय डुरेन एंड इट इज अपोजिट टू द नेट इनकम अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो वैल्यू ऑफ फर्म को प्रभावित नहीं करता है। यदि कैपिटल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज होता है तो उसका कोई भी इफेक्ट ना तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर होगा ना तो वैल्यू ऑफ फर्म के ऊपर। और यदि कोई फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट को बढ़ाती है तो डेट बढ़ाने की वजह से उस फर्म में फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाएगा और फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने की वजह से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उस फर्म में हायर रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मांगेंगे, जिससे कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी। तो अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा डेट यूज करते हैं तो उसके कारण जो लो कॉस्ट का बेनिफिट हमें मिलेगा, तो ये बढ़ी हुई कॉस्ट ऑफ इक्विटी उस बेनिफिट को खत्म कर देगी, नलिफाई कर देगी, और जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल समान रहेगा, कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी और वैल्यू ऑफ फर्म भी चेंज नहीं होगी। तो इसमें जो अजम्पशंस हैं सेम अजम्पशन है, कुछ पहले वाली मान्यताएं हैं, इनको हम फिगर में देखेंगे। तो बेसिक अजम्पशंस वही हैं जो हमने नेट इनकम अप्रोच में पढ़ी थी। कैपिटल स्ट्रक्चर में दो सोर्सेज हैं, डेट और इक्विटी। यहाँ पे कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का सोर्स नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग से कोई पैसा हम नहीं ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कॉस्ट ऑफ डेट सस्ता होता है। और यहाँ जो मेन अजम्पशन और हैं, जो मेन मान्यताएं और हैं, वो ये हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट जितना मर्जी आप डेट यूज कर लीजिए वो समान रहेगा, पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी जैसे ही अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में आप डेट का पोर्शन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ना शुरू हो जाएगी और बढ़ती जाएगी। डेट जितना ज्यादा आप डेट यूज करते जाएंगे उतना ही ज्यादा ये बढ़ती जाएगी। पर जो कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो समान रहेगी। इसको हम इस फिगर से भी समझ सकते हैं। इस फिगर में आपका क्लियर हो रहा है कि जैसे हम डेट पोर्शन अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ डेट तो समान रह रहा है, पर क्योंकि डेट बढ़ने से रिस्क बढ़ रहा है, रिस्क बढ़ने से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जा रही है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ जा रही है, वो क्योंकि उनका रिस्क बढ़ा है तो वो बोल रहे हैं कि हायर रिस्क के लिए हमें हायर रिस्क प्रीमियम चाहिए, हम ज्यादा कॉस्ट लेंगे आपसे, ज्यादा रिटर्न आपसे लेंगे, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाता है। और होता यह है कि इसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो समान रहती है। क्योंकि ज्यादा डेट यूज करके एक तरफ तो क्योंकि डेट जो है एक सस्ता साधन है, चीपर सोर्स है, तो उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आनी चाहिए। पर दूसरी तरफ क्योंकि डेट आपने ज्यादा यूज किया है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क बढ़ गया है तो वो ज्यादा रिटर्न मांग रहे हैं। तो ये जो लाभ हमें डेट यूज करने से मिलना था कम लागत का, उसको कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बढ़ी हुई लागत जो है वो खत्म कर देती है, नलिफाई कर देती है। और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट के डिफरेंट कंपोजिशन पर, कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंट डिग्री ऑफ लीवरेज पर आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल समान रहता है और वैल्यू ऑफ फर्म भी समान रहता है। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच देयर इज नो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर और एवरी कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, क्योंकि सभी कैपिटल स्ट्रक्चर पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल समान रह रही है और वैल्यू ऑफ फर्म भी समान रह रही है। तो कौन कौन सी कैलकुलेशंस यहां पे रहेंगी? इन कैलकुलेशन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले हम वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे, फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए हम लोग नेट ऑपरेटिंग इनकम, जैसे नाम है इस अप्रोच का, यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म जो है नेट ऑपरेटिंग इनकम की मदद से निकाली जाती है। नेट ऑपरेटिंग इनकम को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स बोला जाता है। इसको निकालने के लिए हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं, कंट्रीब्यूशन हमें मिलता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को हम लेस कर देते हैं, तो हमें
नेट ऑपरेटिंग इनकम मिल जाती है। और नेट ऑपरेटिंग इनकम को हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उससे हम जब डिवाइड कर देते हैं तो हमें वैल्यू ऑफ फर्म मिल जाती है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जो टोटल वैल्यू फर्म है वो दो सोर्सेस को लेकर बनी है, डेट और इक्विटी। फर्म की जो पूरी वैल्यू है उसमें या तो डेट है या तो इक्विटी है। तो अगर हमें इक्विटी की वैल्यू निकालनी है और टोटल वैल्यू ऑफ फर्म हमें पता है तो उसमें से हम डेट की वैल्यू लेस कर देते हैं। तो S इज इक्वल टू V माइनस डी। एस होता है आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी, V होता है वैल्यू ऑफ फर्म और D होता है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। तो इक्विटी निकालनी है तो वैल्यू ऑफ फर्म में से डेट की वैल्यू कम कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 10 लाख रुपया आपका वैल्यू ऑफ फर्म है, डिवेंचर जो है, डेट जो है 4 लाख के हैं, तो इक्विटी आपकी 6 लाख की होगी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर हमें निकालना है तो जो नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स होती है, जिसको नेट इनकम हम बोलते हैं, लास्ट अप्रोच में भी हमने उसको नेट इनकम बोला था, उसको मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी से हम डिवाइड कर देते हैं जो पीछे हमने निकाली और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। तो नेट इनकम कैसे निकलती है? नेट इनकम मिलती है नेट ऑपरेटिंग इनकम में से यदि आप इंटरेस्ट को लेस कर देते हो। जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है उसमें जो टोटल फंड्स हैं आपने इन्वेस्ट किए हैं, टोटल वैल्यू के ऊपर जो पैसा कमाया है उसको आप नेट ऑपरेटिंग इनकम बोलते हो। उसमें सबसे पहले हम लोग डिवेंचर होल्डर्स की या डेट की पेमेंट करते हैं, उनको इंटरेस्ट पे कर देते हैं और जो बचता है उसके ऊपर जनरली टैक्स लगता है क्योंकि हमने अजम्पशन ली है कि यहाँ कोई भी टैक्स नहीं है, तो जो पैसा बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। तो नेट इनकम निकालनी सीधी सी बात है, नेट ऑपरेटिंग इनकम में से इंटरेस्ट को हम लेस कर देंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में नेट ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख रुपए दी है, डिवेंचर जो हम यूज कर रहे हैं 1 लाख रुपए के यूज कर रहे हैं और डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट 5% पे करना है आपको, तो कॉस्ट ऑफ डेट 5% दैट इज 5000 और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें 10% दी हुई है। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फर्म, नेट ऑपरेटिंग इनकम को हम डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, 1 लाख डिवाइड बाय 10%, 10 लाख आपकी वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी 10 लाख रुपए आपकी वैल्यू ऑफ फर्म है, उसमें से 1 लाख रुपए के डिवेंचर हैं वो लेस कर दिए तो 9 लाख रुपए आपका वैल्यू ऑफ इक्विटी आ गया। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है तो आपकी जो इनकम, टोटल इनकम थी 1 लाख, उसमें से 5000 रुपए आपका इंटरेस्ट है तो 95,000 मिलेगा इक्विटी वालों को। 95,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख ये आपका आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। अगर परसेंटेज में आपने लेना है 10.55%। और मैंने अभी बताया अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमने केवल डेट की, डिवेंचर की मात्रा जो है बढ़ा दी है, उसको 4 लाख कर दिया है और इसलिए इंटरेस्ट भी 20,000 हो गया है। वैल्यू ऑफ फर्म तो नेट ऑपरेटिंग इनकम पर ही निकलेगी तो वो 10 लाख ही रहती है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी वो कम हो गई क्योंकि 4 लाख का डेट है, 10 लाख में से 4 लाख लेस किया तो 6 लाख आ गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब निकाली हमने तो हमने 80,000, टोटल इनकम 1 लाख है, 1 लाख में से 20,000 का इंटरेस्ट चला गया, 80,000 का आपको जो बच गया वो मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। 80,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, 13.33% आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गई। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। थर्ड क्वेश्चन में हमने डेट की मात्रा 8 लाख रुपए कर दी है, 5% इंटरेस्ट है तो 40,000 का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ फर्म आपकी पहले की तरह ही 10 लाख है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपकी 10 लाख में से 8 लाख या 2 लाख रुपया रहेगी। और यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम में से आप इंटरेस्ट को लेस कर दीजिए, वो आपकी 60,000 आ गई है नेट इनकम जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी 30% हो गई। तो अगर हम इसको देखें, कंपैरिजन करें तो हम ये पाते हैं कि पहले केस में हम 1 लाख का डेट यूज कर रहे थे, जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है 1 लाख थी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% थी, वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख थी, कॉस्ट ऑफ डेट 5% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.55% आई। जैसे ही हमने डेट की मात्रा बढ़ाई 4 लाख, बाकी सब कुछ सेम रहा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ के 13.33% हो गया। जैसे हमने डेट की मात्रा 8 लाख की, बाकी सब कुछ सेम रहा, बस कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ के 30% हो गया। इट मींस जैसे जैसे हम लोग इस अप्रोच के अनुसार, जैसे जैसे हम लोग अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की ज्यादा मात्रा यूज करते जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहती है, वैल्यू ऑफ फर्म सेम रहती है, पर रिस्क बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ती जाती है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा या आपको पता लग गया होगा। So thank you very much.